हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके कुछ सवाल हमने कल डिस्कस किए थे। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ और सवालों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 33 जो न्यू बुक में 33 में है। एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसका टोटल 6 लाख रुपए। मिल गया सभी को सवाल? क्या हो गया होगा? इजी था, शायद आपने कोई कैलकुलेशन एरर करी हो इसलिए ना हुआ हो। आओ मैं फिर भी करवा देता हूं आप लोगों के लिए। बेटा, इस सवाल की सबसे लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ते हैं किसी भी सवाल की। सवाल में लिखा है पास अ सिंगल जर्नल एंट्री। इतना सारा टॉपिक सवाल में दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है, बाहर पैराग्राफ भी दे रखा है और मांगी क्या है? केवल एक सिंगल जर्नल एंट्री। यानी उनको चाहते हैं वो, मैं आप लोगों को 6 नंबर देने को तैयार है वो, लेकिन केवल एंट्री कितनी चाहिए? एक। तो यानी कि कुछ तो और काम चाहिए होगा, कोई तो दिमाग लगवाएंगे। बेटा, जब भी किसी भी चैप्टर में सिंगल जर्नल एंट्री मांगी जाती है, ये एग्जांपल नंबर कौन सा लिखूं मैं? 30 न्यू बुक का, ओल्ड बुक का 32 क्वेश्चन, सॉरी है ना, क्वेश्चन नंबर। तो देखो बेटा, जब भी किसी सवाल में सिंगल जर्नल एंट्री मांगी जाती है तो वो पक्का रॉबिनहुड एंट्री होती है। कौन सी होती है? रॉबिनहुड एंट्री, जिसमें हमने नाम दिया है, ये लिखना नहीं है पेपर में, है ना। सिंगल जर्नल एंट्री कभी भी मांगी जाए तो वो रॉबिनहुड एंट्री होती है। और रॉबिनहुड एंट्री होती क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। रॉबिनहुड एंट्री होती है बेटा, रॉबिनहुड का काम क्या था? वो अमीर लोगों से छीन के गरीबों को दे देता था। तो जो गेनिंग पार्टनर होता है उससे छीन के उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। कैपिटल को डेबिट करने का मतलब कैपिटल को कम करना होता है। गेनिंग पार्टनर से छीन के किसको दे देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। ठीक है, तो गेनिंग वाले से छीन के किसको देने को? सैक्रिफाइसिंग वाले को देने को बोलते हैं रॉबिनहुड एंट्री। और जब भी किसी भी चैप्टर में एडजस्टमेंट एंट्री मांगी जाती है तो वो यही होती है। इस एंट्री को करने के लिए पहले हमें सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशो चाहिए होता है। कैसे निकलता है सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो? उसका हमारा एक फार्मूला होता है, क्या? ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस है, नेगेटिव आए तो गेन है। एक ये हमें वर्किंग नोट बना के करना होता है। अब हम अपने सवाल शुरू करते हैं। ये वो टॉपिक था जो इस सवाल में काम आएगा। मैंने कल परसों 2 दिन से लगातार ये बता रहा था, आज एक बार फिर रिवाइज करवा दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। आओ बेटे, इस सवाल के अंदर हमें पहली बात तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो की बात कर लेते हैं। सवाल के अंदर 3 पार्टनर थे XYZ जिनका ओल्ड रेशो था 7:5:4। ठीक है, तो मैं कहीं लिख देता हूं साइड में XYZ और इनका रेशो क्या था? 7:5:4। ये इनका ओल्ड रेशो था। चेयर है ना पीछे? हाँ है। और न्यू रेशो इन्होंने डिसाइड किया, पैराग्राफ में लिखा है नीचे 3:2:1। ये इनका न्यू रेशो है 3:2:1। बैठ जाओ बेटा। मेरे को तो याद ही रखते। आओ, तो मैं आपको बता रहा था सवाल में 2 रेशो दे रखे हैं, 7:5:4 जो पहले से था और न्यू रेशो जो उन्होंने डिसाइड किया वो है 3:1। तो हमें सबसे पहले एक वर्किंग नोट बना लेना चाहिए जिसमें 3 पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे X, Y और Z। 7 और 5 12 और 4 16, यानी कि ओल्ड है 7/16, 5/16 और 4/16। न्यू कितना है? 3 और 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। बेटा, जिन लोगों को एलसीएम लेना होता हो बहुत बढ़िया, नहीं आता हो तो बहुत सिंपल सी बात सीख लेना। 16 और 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे 96, 6 को 7 से करोगे 42 और 16 को 3 से करोगे 48, माइनस का 42, 6/96। हाँ या ना? ये भी करेंगे 16 6 96, 6 पंजे 30, 16 दूनी 32, माइनस का 2/96 और ये भी आया 16 6 96, 6 चौक 24, 16 एकम 16, 8/96। बेटा, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। और एक बार चेक कर लिया करो, सैक्रिफाइस और गेन हमेशा बराबर होते हैं क्योंकि ये 6 और 2 8 है और ये भी 8 है। ये हमेशा चेक कर लिया करो, वरना कैलकुलेशन एरर होगी तो पता चल जाएगी यहीं पे ही। चलो, ये जर्नल एंट्री तो हो गई। अब मुद्दा ये है कि वो काफी सारी चीजों के बारे में बता के फिर वो कह रहा है एक एंट्री चाहिए। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनका बंटवारा होना चाहिए था लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए बांटा नहीं हमने। देखो, बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व दिख रहा है, कितने रुपए का? 75,000 रुपए का। हाँ या ना? जनरल रिजर्व। बेटा, जनरल रिजर्व को सवाल चाहे कुछ बोले या ना बोले पार्टनर्स में बांटना पड़ता है। लेकिन अगर सवाल मना कर दे कि नहीं हमें तो बांटना नहीं है, हमें तो एक ही एंट्री चाहिए, तो बेटा हम इसको नहीं बांटेंगे, लेकिन इसका इफेक्ट तो दिखाएंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व 75,000 और दूसरा P&L 15,000। दोनों पे पार्टनर्स का हक होता है।
पी एंड एल जब लाइबिलिटी साइड में होता है तो पॉजिटिव कहते हैं और असेट साइड में होता है तो नेगेटिव कहते हैं। ये लाइबिलिटी साइड में यानी कि पॉजिटिव है, यानी 90,000 रुपए इनमें बटने चाहिए थे, लेकिन सवाल ने हमें क्या कहा, सवाल ने नीचे कहा फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1.5 लाख। बेटा वैल्यू ऑफ गुडविल भी दे दी, वैल्यू ऑफ गुडविल भी दे दी पूरे फर्म की, कितने रुपए की, 1.5 लाख। बेटा इसकी तो जर्नल एंट्री वैसे भी रॉबिनहुड एंट्री होती है। ये जो वैल्यू ऑफ गुडविल वाला टॉपिक है, वैल्यू ऑफ गुडविल वाले के लिए तो जर्नल एंट्री वैसे भी कौन सी होती है, रॉबिनहुड। लेकिन इन दोनों की अगर सवाल कुछ नहीं बोलता तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती, जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देते, पी एंड एल को पार्टनर्स में बांट देते, ऐसा ही करते हम। यानी कि अगर सवाल में अगली लाइन ना होती जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो अगर ना होती, इसके लिए हम एक रॉबिनहुड एंट्री पास करते, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करते और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करते। लेकिन सवाल ने क्या कहा, सवाल ने लिखा है दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। कह रहे वो इनको बांटना नहीं चाहते। तो बेटा अगर बांटने को मना करेगा तो रॉबिनहुड एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब हमें इसके लिए भी रॉबिनहुड एंट्री पास करनी थी, इसके लिए भी करनी पड़ रही है और इसके लिए भी करनी पड़ रही है, यानी टोटल कितनी वैल्यू के लिए करनी पड़ रही है, 2,40,000 के लिए करनी पड़ेगी। कर दो बेटा रॉबिनहुड एंट्री पास। सिंगल एंट्री करेंगे, तीनों की मिला के, तीन अलग अलग रॉबिनहुड, तीनों की मिला के एक ही 2,40,000 से करेंगे। कैसे, जो गेन होता है उनको डेबिट कर दो, गेन गेन गेन, ये रहा एक्स और वाई। तो जर्नल एंट्री जो हम बनाने वाले हैं वो क्या होगी बेटा, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन दोनों को गेन हुआ था, डेबिट कर दिया, जेड ने सेक्रीफाइस किया था, क्रेडिट कर दिया। ठीक है बेटा, अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट आएगी ये जो 2,40,000 है, इनको इनके गेन और सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर दो। 2,40,000 को 6/96 से, 2,40,000 को 2/96 से और 2,40,000 को 8/96 से, है ना। कर दो सॉल्व। 24 काटें, 8 × 24, 8 12 × 96 है ना। तो ये 3 × 12, 4 से चलेगा, ये नीचे 4 से हो गया डिवाइड, तो ये हो गया 1.5 यानी कि 15,000। ये 4 दूनी, ये 4 से डिवाइड किया तो 5,500 सॉरी, अच्छा ये 15,000 था और ये टोटल हो गया 4 से किया तो 2 यानी कि 20,000। मैच कर लो, क्या हो रहा होगा मैच, 15, 5 और 20 मैच कर लो, आंसर सही है। हाँ ये गलत आ रहा, 96 आ ही नहीं रहा। अरे मेरा बच्चा, अभी हमने एलसीएम लिया नहीं, इसमें हमने 16 और 6 दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जिन बच्चों की मैथ्स में थोड़ी सी 19-20 हो जाती है वो ना ले एलसीएम। आओ मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। ये इस 16 और 6 को मल्टीप्लाई करने को एलसीएम नहीं बोलते हैं। एलसीएम पता है किसको बोलते हैं, मैं दिखाता हूं। अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाता तो वो आ जाता बेटा 6, तो 3 दूनी 6 और 6 × 8 = 48। एलसीएम पता है 48 आता। 48 जब आता तो 16 तिया 48, 7 तिया 21, 6 8 48, 3 8 24, माइनस किया तो आया 3/48। बेटा इसको जरा 2 से काटना, 2 तिया 6, ये भी 3/48 है। आ रहा है समझ। मैं तो कहता हूं कि एलसीएम ले क्यों रहे हो, परेशान ही मत हो ना। नॉर्मल पहले मल्टीप्लिकेशन फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल, पर उससे कंफ्यूजन हो जाता है। इससे तो आसान होता है। एलसीएम लेते समय गलती कर सकते हो आप लोग। आपने 7/10 और 3/10 ऐसे मान लो, तो उसको 4/10 कर दिया, उसे 4/10, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, बिल्कुल सेम होते हैं तो आसान है ना। आप चाहो तो उसको भी 100 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं उसे भी 10 × 10 100 कर लो। ये कह रही है कि सर अगर 7/10 है -3/10 है तो इसका क्या करें। दो तरीके हैं, या तो सीधा लिख दो 4/10 क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर माइनस हो जाएंगे, या फिर क्या कर सकते हो, ये कर लो 10 10 10 7 10 3 40/100, ये लो काट दो, एक 0 आ गया 4/10। मैं तो कह रहा हूं हर बार ही ये लगाओ ना, आप तो हर बार ही ये वाला लगा लो, हर बार मल्टीप्लाई करने वाला लगा लो, समस्या ही पैदा नहीं मत होने दो ना, क्या दिक्कत है। क्लियर है। चलो, तो ये बेहद ही आसान सा सवाल था, मैंने होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने किया नहीं किया पता नहीं आप लोगों को, वरना रोज भी कॉमर्स CBSE की वीडियो में तो फिर
गुस्सा नजर आता ही रहता है। चलो करें आगे, एक सेकेंड। चलो बेटा, अगला चैप्टर है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जानते हो आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा ये होता है कि जब किसी असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को दोबारा से देखा जाता है, तो दोबारा से चेक किया जाता है। जब कोई नया पार्टनर आता है या जाता है तब चेक किया जाता है, या पुराने पार्टनर ही आपस में अपने रेशो को चेंज कर रहे होते हैं तो भी चेक किया जाता है कि क्या हमारी असेट और लायबिलिटीज की वही वैल्यू है जो बैलेंस शीट में दिख रही है या कुछ बदल गई है। रीवैल्यू यानी कि कुछ बदली है तो जरा चेक कर लेते हैं। वैल्यूज जब बदलती हैं तो हमें फायदे या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं बेटा, आप लोगों को पता है, जैसे आप सभी किसी न किसी गांव से बिलोंग तो करते ही होंगे। मैं भी एक सीकर जिले के अंदर छोटा सा गांव है, ठीक है, गुहाला नाम जगह है, चला के पास में गुहाला, वहां पे हम लोगों की एक छोटी सी हवेली है 21 कमरों की, 2 बड़े बरामदों की। ठीक है, हाँ छोटी सी है, 21 कमरे हैं, तो उसमें 2 बरामदे हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स जितने इतने उसको बरामदे हैं उसके अंदर। ठीक है, और अब वो जब मेरे दादाजी के पिताजी ने यानी मेरे परदादा जी ने ली थी तो उन्होंने 1,500 रुपये में ली थी। किसी ज़माने में जब उन्होंने वो हवेली खरीदी थी तो 1,500 रुपये खर्च किए थे। बहुत बड़ी रकम थी जब उन्होंने 1,500 में ली थी। ठीक है, बड़ी फैमिली थी मतलब ऐसे, तो इतनी बड़ी हवेली ली उन्होंने। अब बेटा हमारे पास अब चौथी पुश्त है मतलब हम लोग, है ना, तो अब हमारे पास गांव में ऑफर आने लग रहे हैं कुछ बड़े बड़े होटल्स के जो उसे हेरिटेज हवेली बनाना चाहते हैं। हेरिटेज हवेली जानते हो, मतलब हेरिटेज का मतलब होता है गांव वाला लुक देके उसको होटल टाइप बना देते हैं ताकि जो फॉरेनर्स वगैरह आए वो वहाँ पे स्टे करें और वो उनसे लाखों लाखों रुपए वसूल कर लें। उन लोगों ने बेटा हमें उस हवेली के 4 करोड़ रुपए ऑफर कर दिए हैं अभी तक, है ना। पहले बीच में 2-2.5 करोड़ के ऑफर आए थे, 1-2 साल पहले मना कर दिए। 2-2.5 करोड़ के ऑफर तो मना कर दिए। अब 4 करोड़ का भी लेटेस्ट ऑफर आ चुका है इस दिवाली के आसपास, और 4 करोड़ के लिए भी मना कर दिया, है ना। 4 करोड़ 1,500 की हवेली है, क्या बुरा लगता है 4 करोड़ में बेचने में, है। 1,500 की चीज़ 4 करोड़ में बिक रही है आज, और क्या चाहिए, है ना। अंधे को चाहिए तो आंखें, गरीब को चाहिए पैसा, खाली पड़ी है जेबें तो अपनी। आओ, खैर मना कर दिया। लेकिन एक बात तो हुई कि हमारी असेट की वैल्यू बढ़ गई, हाँ या ना। हमारी बैलेंस शीट में वो दिख रही थी 1,500 रुपये की, और अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 करोड़। तो बताओ हमें फायदा हुआ या नुकसान? आप लोगों ने मुझे बताया, मैंने सिखाया, आपने मुझे बताया कि मेरी असेट की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो मुझे फायदा होता है। बहुत बढ़िया बेटा। बेटा एक बात और बताऊं, मैंने है ना क्रेडिट कार्ड इशू करवा रखे हैं बेटा, एक यस बैंक का, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं। अब लॉकडाउन के टाइम पे बेटा इनकम तो थी नहीं, आप लोग आते नहीं थे, पैसे तो देते नहीं थे, और अभी भी नहीं देते हो, दे देना जिसके भी जो बाकी चल रहे हैं, जिसके भी जो बाकी चल रहे दे देना। तो अब क्रेडिट कार्ड से ज़िंदगी जी रहे थे, अप्रैल निकाला, मई निकाला, जून निकाला, क्रेडिट कार्ड का हर महीने नया बिल आ जाता है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जिस दिन पैसा आएगा चुका देंगे। अच्छा, ऐसे कटवा देते हैं पैसे, पेमेंट कर देंगे। वो डेबिट कार्ड होता है बेटा, डेबिट कार्ड, है ना। क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसमें आपके पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो आप शॉपिंग करके आ सकते हो। अब ले मत लेना मेरे वाला, है ना, ठीक है। हाँ, मैडम को तो मैं बिल्कुल ही नहीं देता छुपा के, मैडम को पता ही नहीं मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है ना। तो हाँ, और क्या, वो जाके शॉपिंग कराएगी कार्ड ले जाके, उसका क्या है ना। और आजकल तो OTP की भी जरूरत नहीं होती, वो वाईफाई वाले कार्ड हैं, केवल टच करो और पैसे कट जाते हैं, हाँ, है ना। तो अब क्या, हाँ, तो बात तो ये कि क्रेडिट कार्ड मैंने सोचा चलो 3 महीने का बिल आ रहा है, 2-3 महीने बाद जब पैसे आएंगे चुका देंगे। पहले महीने में 8-10 हज़ार रुपये खर्च कर दिए, फिर हमने 10-11 हज़ार, फिर 4-5 हज़ार रुपये और खर्च कर दिए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, 25-30 हज़ार रुपये खर्च कर दिया, चुका देंगे। मुझे क्या लगा कि मैंने 25-30 हज़ार रुपये मेरे पेंडिंग चल रहे हैं, मैं चुका दूंगा। 3 महीने तक वो बैलेंस ओवरड्यू होता रहा। पहले महीने का बिल आया, मैंने चुकाया नहीं क्योंकि लॉकडाउन में अंदर बंद थे, कहाँ से पैसे इंतजाम करते हैं। दूसरे महीने का बिल आया, मैंने वो भी नहीं चुकाया, फिर भी मैं अपनी शॉपिंग जारी रखता रहा, घर तो चलाना ही था। तीसरे महीने का भी बिल आ गया, टोटल मिला के लगभग 25-27 हज़ार रुपये का बिल बन गया। अब मेरे को लगा ठीक है 25-27 हज़ार रुपये। अब तीसरे महीने के बाद 15 जून के बाद आपको याद होगा लॉकडाउन खुल गया था, तो 2-4 बच्चों ने आना शुरू किया, कुछ ने पैसे दिए, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो अब इस पैसे को चुका देते हैं। अपना 27 हज़ार खर्चा हुआ था, मैं कागज पर नोट डाउन कर रखा था, मैंने कहा चलो क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट कर देते हैं। जब मैंने क्रेडिट कार्ड की साइट खोली और पेमेंट करने को देखा तो वहाँ पर मेरा बिल आया 32 हज़ार रुपये का। मैंने कहा ये मैंने शॉपिंग तो 27 की करी है और मेरा कार्ड किसी और के पास गया भी नहीं है, चोरी भी नहीं हुआ है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। फिर देखा तो उन लोगों ने तो पेनल्टी पे पेनल्टी लगा रखी है। पहले महीने का बिल नहीं भरा, दूसरे महीने की पेनल्टी,
तो दूसरे महीने में भी नहीं भरा तो तीसरे महीने की पेनल्टी, और दूसरे महीने का बिल नहीं भरा तो तीसरे महीने में उसकी भी पेनल्टी, और तीसरे महीने का नहीं भरा तो तीनों की तीसरे महीने की पेनल्टी। ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, जोड़ जोड़ के 4-5 हज़ार रुपये जोड़ दिए। बेटा क्रेडिट कार्ड कभी भी लेना तो टाइम पे बिल पे कर देना, बहुत बुरी मार पड़ती है इसमें। हाँ, बहुत बुरी मार पड़ती है। एक एसबीआई के क्रेडिट कार्ड में तो 300 रुपये का ओवरड्यू चल रहा था, 1000 की ओवरड्यू पेमेंट लगा दी उन्होंने। 300 रुपये जो मुझे याद भी नहीं था कि मैंने पेमेंट करके, वो रिचार्ज हो जाता है ना 399 समथिंग का, तो मैं जनरली एक ही क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, दूसरा करता ही नहीं हूँ। किसी दिन यूज कर लिया होगा मैंने तो 399 उसकी पेमेंट कर दी होगी। अब मुझे याद भी नहीं था कि चलो इससे पेमेंट कर रखी है तो इसमें पेमेंट करनी है वापस, वो पेमेंट याद ही नहीं रही। जब महीने 2 महीने बाद याद आई तो देखा उन्होंने तो 1500 का बिल बना दिया। मैंने कहा ये क्या हुआ, तो देखा तो 400 रुपए तो वो थे जो मैंने खर्च किए थे रिचार्ज के, बाकी 1000 रुपए उन लोगों ने पेनल्टी चार्ज लगा दिए थे। मैंने कहा हाँ, है ना, तो इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखना। आओ, अब हुआ क्या बेटा, है ना, अब सुनो। तो यानी कि मैं सोच के बैठा था कि मुझे 27,000 की लाइबिलिटी है, मुझे 27,000 चुकाने हैं, चुकाने पड़े, जब देखा तो 32,000। मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। तो आप लोगों ने मुझे यह सिखाया कि अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो नुकसान हो जाता है, हाँ या ना? जी सर। पक्की बात है। लॉकडाउन की एक और खबर बता देता हूं आप लोगों को। बेटा दिल्ली में मेरा एक दोस्त था, दिल्ली में मेरा एक दोस्त था, ठीक है। उस दोस्त से क्या, नहीं ऐसे दोस्त तोड़ते हैं। हाँ, मेरा एक दोस्त था दिल्ली में जिससे लॉकडाउन के समय जब पैसों की जरूरत हुई तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई तेरे पास पड़े हो, तो वो क्या सेठ बंदा था, तो एक बार बोलते ही, और फिर अपनी इतनी गुडविल तो है ही कि पैसे बोलो तो अगर बोलेंगे 5,000 तो वो 10,000 डाल देगा, कह रहा भाई को दोबारा मांगना ना पड़े। तो मैंने उससे 5,000 बोले, उसने 10,000 मेरे खाते में डाल दिए, ठीक है। अब मेरी लाइबिलिटी 5,000 है, 10,000 है, मैंने तो 5 मांगे थे, कितनी है लाइबिलिटी? चलो ठीक है 10,000, आप लोग बोल रहे तो मान लूँ क्योंकि मैंने 10,000 रुपये लिए। बेटा आपको बताऊँ, दुखद खबर है कि लॉकडाउन में जब कोरोना बहुत तेज़ी से दिल्ली में फैला हुआ था तो मेरा वो दिल्ली वाला दोस्त कोरोना से चले गया। झूठ है। क्या का झूठ है? वो कोरोना की वजह से, वो दिल्ली में रहता था, दिल्ली में बहुत फैला हुआ था उस दौरान कोरोना, और वो उन्हीं दिनों में चला गया। अब बेटा यार दोस्तों में जो पैसा होता है ना, ये घर वालों को बताया भी नहीं जाता कि मैंने इसको दे रखा है। अब एक तरफ तो मुझे बड़ा दुख था, एक तरफ तो मुझे दुख था कि मेरा दोस्त इतना अच्छा दोस्त, जिसे 5 बोलने पे 10 देने वाला दोस्त है, सोच लो मैं जयपुर हूँ, वो दिल्ली है, और वो फिर भी दे रहा है। बड़ा दुख था कि दोस्त चले गया। एक मनी मन कहीं अंदर कहीं दिल में एक खुशी की उमंग सी थी। किस बात की? 10,000 रुपए नहीं चुकाने पड़ेंगे, है ना। आप सब लोग किसको दूं? गया वो तो, उन्हें क्या पता मैंने पैसे ले रखे हैं, है ना। तो क्या कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा उसकी फैमिली को, बहुत बढ़िया फैमिली थी, मतलब ऐसे घर वाले भी, है ना। चलो, तो मेरी इस बात से मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ उसके जाने से? आप लोगों ने मुझे बताया कि सर जब आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है, कर्जा कम हो जाता है, कंधों का बोझ कम हो जाता है, तो आपका फायदा होता है। बिल्कुल सही बेटा। एक और छोटी सी बात बताऊं, ये जो मेरा फर्नीचर है ना जिस पे आप लोग बैठे हो, है ना, इनमें से क्या हुआ है, इनमें से कुछ चेयर्स अपन एक घर ले गए थे पढ़ाने के लिए, आपको याद होगा तो इनमें से क्या हुआ, एक चेयर किसी शैतान स्टूडेंट ने क्या किया, इधर उधर पढ़ते करते समय कर डाली, तोड़ डाली। अब मेरी हजार रुपए की बेटा ये चेयर्स हैं, ये 15 चेयर्स थी। मैं अपनी एसेट समझता था कि 15,000 रुपए की चेयर्स हैं। वो एक नालायक बच्चा निकला, उसने इधर उधर करने में मेरी चेयर क्या कर दी, 1,000 रुपए की चेयर खराब हो गई। फायदा हुआ नुकसान हुआ? क्या बेटा डिजाइनर चेयर्स हैं, ये आपको बाजार में मिलेंगी नहीं, कहीं भी ढूंढना ना, है ना। चल आओ मुद्दे पे आते हैं। मुझे फायदा हुआ या नुकसान? आप लोगों से मैंने सीखा कि जब हमारी किसी असेट की वैल्यू कम हो जाती है तो हमें नुकसान होता है। लास्ट की 2 बातें और फिर कंसाइज कर देंगे इसको, ठीक है। सुनो बेटा, मेरे है ना दादाजी की डेथ हुई, मेरे दादाजी की डेथ हुई, आज से 6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट खोला ही था, पहला साल चल रहा था, और मेरा उस टाइम सीए फाइनल का पहला ही पेपर था, सुबह अकाउंट्स का पेपर। मैं तैयार हो रखा था जाने के लिए, फ़ोन आया गांव से कि दादाजी चले गए। सब लोगों ने बोला कि यार कोई बात नहीं, तू तो पेपर दिया। मुझे पेपर छोड़ने का मौका मिल गया,
मुझे पेपर छोड़ने का मौका मिल गया। नहीं नहीं मेरे दादाजी ऐसे कैसे उनको छोड़ के मतलब मैं पेपर देने चले जाऊँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं चले गया बेटा गाँव, है ना। गाँव में गया तो गाँव में मुझे लोग पहचानते नहीं थे। मेरी परवरिश दिल्ली में हुई है, वहीं पला पढ़ा हूँ, जयपुर में आके पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ। गाँव में रहा नहीं हूँ तो मुझे कोई पहचानता नहीं है वहाँ पर, ठीक है, कि जो गुजरा ये उन्हीं का पोता है, ऐसे कोई जानता नहीं। और मैंने अपने बाल वाल भी नहीं दिए थे बेटा, है ना। तो शहर में रहते हैं तो जल्दी से देते नहीं है बाल वाल अपन, तो मैंने भी अपने दादाजी के टाइम पे बाल नहीं उतरवाए। तो मैं साइड में खड़ा हुआ था, दादाजी की वो तैयारी चल रही थी, समझ गए होंगे आप लोग तैयारी का, है ना। तो तैयारी चल रही थी सारी कुछ, तो आपस में लोग बात कर रहे थे। गांव के लोग बात तो करते हैं जी, बड़े ही भले इंसान थे मेरे दादाजी, भले इंसान थे, है ना, बहुत ही भले इंसान थे, ये वो इतने सालों तक इतना प्रेम भाव रहा और ये वो सब बातें चल रही थी। उन्हीं में से एक पान वाला भी बैठा था पास में, हमारे घर के हवेली के पास में पान वाले की दुकान है, तो वो पान वाला भी बैठा था, वो भी यही सब बातें कर रहे थे। कह रहे हाँ जी इंसान तो भले थे, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं रहता था जिस दिन आके मेरे से नहीं कहते हो कि वो जो भी उसका नाम था उसने नाम बोला कि फलाना ये मेरे को ऐसा मीठा पान लगा दे, ऐसा वो कोई पान का था उनका टाइप, ये पान लगा दें। कह रहे बहुत बढ़िया इंसान थे, इतने सालों से उनको पान बनाने में दिल लगा रहता था। वो बात अलग है, अभी पिछले 1 महीने से उनका हिसाब बकाया था, लेकिन इंसान बहुत भले थे, सुनाई दिया ना, इंसान बहुत भले थे। 1 महीने से, अब वो क्या दादाजी की आदत है ना, महीने भर में हिसाब कर देते हैं, रोज पान खाते हैं, महीने भर में हिसाब कर देते हैं, वो तो चले गए। अब वो पान वाला हमसे थोड़ी पैसे मांगे गांव में कि भाई पैसे दे दो, लेकिन वो आपस में बातें कर रहे थे ऐसे ही। ये बात मेरे को लग गई यार, मैंने कहा यार मेरे दादाजी के बारे में ऐसा है, उसके मन में ज़िंदगी भर रहेगा यार, कोई बंदा चले गया था महीने भर के पैसे खा के ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, जब हम लोग वापस आ गए यात्रा से तो मैंने उनको वो पैसे दे दिए। कि उन्होंने बोला किस चीज़ के, क्या, तो मैंने उनको समझा दिया कि मैं इनका पोता हूँ और ये आपका। तो उन्होंने मना किया, कह रहे नहीं 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 मैं तो ऐसे ही बोल रहा था ये वो। फिर मैंने कहा नहीं नहीं आप रख लीजिए, आपके हैं, देखिए आगे मैंने दे दिया। आपने सोचा होगा ना कि क्या है, अच्छा अब बताओ ये मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या ये लाइबिलिटी मेरी थी? मुझे पता थी कि मुझे पैसे चुकाने हैं? नहीं पता थे। यानी जब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पता चलती है, जब कोई ऐसी लाइबिलिटी पता चलती है जो आपको पहले से नहीं पता थी कि देनी है, लेकिन अब पता चला यार इसको भी पैसे देने पड़ेंगे, तो फायदा हुआ या नुकसान? एक लास्ट बात और सुन लीजिए, फिर हम बोर्ड पे आ जाएंगे। बेटा आप लोगों को बता दूं, अपना 1-2 साल पहले बड़ा ही अच्छा आप लोगों के दुआओं से अच्छा काम धंधा चल रहा था। तो ये जो कालवार रोड है ना, इसी में आगे जाते हैं तो कालवार से थोड़ा सा पहले एक जगह आती है, वहाँ पे अपन ने क्या एक प्लॉट ले लिया, एक प्लॉट ले लिया, घर बनाया नहीं है, एक प्लॉट ले लिया, 200 गज का बड़ा सा प्लॉट लिया है। वहाँ घर नहीं बनाएंगे अपन, कोचिंग सेंटर बनाएंगे बढ़िया सा आप लोगों के लिए, बड़ा, ये छोटा सा है ना, ऐसे एक हाथ इधर लगाओ टच होगा, इधर लगाओ टच होगा, खुला खुला बनाएंगे 200 गज में। तो मैंने ज़मीन ले ली थी और उसका भूमि पूजन करवाया। जानते हो भूमि पूजन क्या होता है? एक पंडित आता है, वो पूजा करता है, उसके बाद वो खेती मारते हैं, फिर वहाँ वो ईंटें रखते हैं, समझ गए, नींव रखना जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही, नींव रखना, ठीक है। नींव रखने के लिए हैं, अच्छा, नीम भराई जो होती है ना, तो खेती मारी, गड्ढा किया। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, बाहर जाके किसी को बताना मत, यूट्यूब वाले भी किसी को मत बताना बेटा। वहाँ जाके है ना हम लोगों को एक पीतल का घड़ा मिला, पीतल का घड़ा मिला। उसमें पहले आवाज़ आई कुछ, तो घड़ा निकला तो देखा वो पीतल का घड़ा था, लेकिन अंदर उसमें सोना और चांदी भरा था। पीतल का घड़ा था, अंदर सोना और चांदी भरा था। हाँ बिल्कुल। अब वहाँ 2 लोग और मौजूद थे, एक तो वो जिसने खेती मारी और एक वो पंडित। हमने तो एक पाजेब इनको पहनाई, एक पाजेब उनको पहनाई और दक्षिणा देके विदा कर दिया। मैंने वो जो ज़मीन खरीदी थी, मात्र 15 लाख रुपए की ज़मीन थी, वो जो प्लॉट मैंने लिया था, और उसमें से वो जो सोना और चांदी निकला 22 लाख रुपए की कीमत का सोना है वो, लगभग दोनों चीज़ें मिला दो, चांदी तो जरा सी, सोना 22 लाख रुपए की कीमत का है, प्लॉट 15 लाख का ही था। मेरा फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ। यानी जब कोई अनरिकॉर्डेड असेट पता चल गई, ये असेट मेरी थी क्या? वो सोने का मैं मालिक था क्या? नहीं, वो सोना अनरिकॉर्डेड असेट थी, और जब कोई अनरिकॉर्डेड असेट पता चलती है तो हमारा फायदा होता है। ये बात आप लोगों से सीखी है मैंने, है ना। चलो ठीक है, अब मैं लास्ट में एक घोषणा कर दूं बेटा, यहाँ पर की गई सभी बातें काल्पनिक होती हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चलो आओ मुद्दे पे आते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे करते हैं? आओ बेटा देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। पहली बात, अगर 1 नंबर में सवाल आ जाए या वाइवा में पूछ लिया जाए रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, तो बेटा ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। किस नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर। नॉमिनल का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल
इनकम एंड गेन। यानी अगर आपको किसी वजह से नुकसान हो रहा है तो कहां रिकॉर्ड करोगे, और अगर किसी वजह से फायदा हो गया तो क्रेडिट में। अब इसका रट्टा मत मारना जो मैं अंदर लिख रहा हूं, क्योंकि सारा आपने कॉन्सेप्ट से सीखा है, बच्चे रटते रहते हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, जब किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो जो फायदा होगा वो यहां रिकॉर्ड होगा, जब किसी एसेट की वैल्यू कम होगी तो हमें नुकसान होगा, यहां रिकॉर्ड होगा, हाँ या ना। जब किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा या नुकसान, बिल्कुल सही जवाब। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ने से नुकसान होता है, यहां आएगा लायबिलिटीज की वैल्यू कम होने से फायदा होता है, यहां आएगा वो डिफरेंस अमाउंट, यानी जितने से फायदा हुआ या जितने से नुकसान हुआ वो वैल्यू इनमें रिकॉर्ड होती है। जब आपको कोई अनरिकॉर्डेड असेट पता चल जाए, क्या पता चल जाए, अनरिकॉर्डेड असेट पता चल जाए तो आपको फायदा होगा, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पता चल जाए तो नुकसान होगा। आई बात समझ में, ठीक है। ये प्लस माइनस का और कोई मीनिंग नहीं है, ये तो वैसे बता रहा हूं, बढ़ना घटना ऐसे करके, कोई मीनिंग नहीं है कि पॉजिटिव लिखनी है नेगेटिव, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है अकाउंट्स में। फिर हम लोग इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। बैलेंसिंग फिगर जानते हो, जैसे कि यहाँ का टोटल लगाया, वही टोटल यहाँ लिखा और ये तीनों वैल्यू माइनस करी तो जो आंसर आया उसको क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस किस में, इसको वैसे प्रॉफिट बोलते हैं लेकिन लिखते नहीं है प्रॉफिट, लिखते क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ये पैसा पार्टनर्स में बट जाता है, और किस रेशो में बटता है, ओल्ड रेशो में। ये याद रखने की बात है कि ये बटेगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो। बाई चांस इधर आएगा तो भी लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। डन। मुद्दा तो यहीं तक था रिवैल्यूएशन अकाउंट का। दो चार चीजें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आप सभी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं, तो मैं जरा देखता हूं, जिन लोगों से पहले पूछा हुआ उनसे नहीं, बाकी बच्चों से, कि आप लोगों की इंग्लिश कितनी अच्छी है। ठीक है, पूछूं, एक एक शब्दों का मीनिंग पूछूंगा, क्योंकि ये चैप्टर और अगला चैप्टर और उससे अगला चैप्टर करते समय बच्चा जो गलती करता है रिवैल्यूएशन में, वो केवल इसी वजह से करता है कि उन्हें उन शब्दों का मीनिंग नहीं पता होता। ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें पहले रिवैल्यूएशन की वीडियो भेज दी थी या नहीं भेजी थी, एक दिन तो मांग रही थी ना मुझसे कि रिवैल्यूएशन नहीं भेजी थी क्या पेपर से पहले, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब सुन लेंगे सब लोग, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान से। चलो तुमसे शुरू करता हूं, तो मुझे टू का मीनिंग बताओ, TO2 का मीनिंग क्या होता है। मैंने टू का हिंदी मीनिंग पूछा है, टू होता है तो कह रही है माइनस करके लिखता है, ये गलत तरीका है याद रखने का। अब मनस्वी, टू का मीनिंग नहीं पता, यानी KV4 तो शांत हो गई। हाँ रेनबो, टू का मतलब से होता है, रेनबो भी हार, अरे एक और है KV4, हाँ टू। ये कह रही है सर वो ग्रीटिंग कार्ड देती हूँ ना तो टू लगाती हूँ, है ना, तो इसका मतलब किसी को देंगे तो, है ना, कोई बात नहीं, ग्रीटिंग कार्ड मिलता है तो कह दिया मेरे में टू लगा हुआ आता है। हाँ तुमसे नहीं पूछ रहा, हाँ को, ये तो होता है क्या को, हाँ तो वही तो मैंने बोला किसी को। बिल्कुल सही जवाब। टू का मतलब क्या होता है, तक, या अप टू लिखा हो इसका मतलब भी क्या होता है, तक किसने बोला, जिसने पढ़ा हुआ है पहले, यहाँ के इशारा कर मैंने बोला तक का बोला, उसने बोला था, को तक बोला था। को बोला था तुमने, तक तो यार हाँ उसने बोला था। टू का मतलब क्या होता है, तक। अप टू का मतलब भी क्या होता है, तक। ये आपको लिखने हैं जब नोट्स बनाओगे, पक्का लिखने हैं, ठीक है। आ जाओ, बाय का मतलब क्या होता है, ये मुझे सबा बताएगी। बाय, अरे इसका भी आता है, बाय मतलब किसी के लिए, अरे लेटर कबूतर बाय भेजा, बाय कबूतर, आप बताओ। हाँ टू सबा बाय कबूतर, अब बताओ बाय का मीनिंग। भाई हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा था, बोलो। से बाय का मतलब से, कबूतर से भिजवाया, ठीक है। आओ, कहाँ तक, सबा तक भिजवाया, कबूतर से भिजवाया, चलो इजी है। अब बताओ इंक्रीज का मीनिंग क्या होता है, सबको पता है। एप्रिशिएट का मीनिंग क्या होता है, बढ़ावा, appreciate करना, हाँ बढ़कर, हाँ सही बोल रही है। डिक्रीज का मीनिंग क्या होता है, डेप्रिशिएट का, जब आप लोग कॉपी करोगे तो हिंदी के शब्दों को भी लिखना जो मैं लिखवा रहा हूं, है ना, वर्ड मीनिंग्स, क्योंकि अब मेरी बात सुनो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से।
ओवर वैल्यूड बाय, इसका मीनिंग क्या होता है पता है? ज्यादा पाया गया। एक्चुअली वर्ड ही होता है फाउंड ओवर वैल्यूड बाय, तो ज्यादा पाया गया। तो अगर कोई चीज ज्यादा पाई गई है तो उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वर्ड लिखा है ओवर वैल्यूड, तो बच्चों को लगता है वैल्यू बढ़ा दो। बच्चों को क्या लगता है? ओवर वैल्यूड पढ़ते ही बच्चे क्या समझते हैं? ओवर यानी बढ़ा दो। जबकि करना क्या है? ओवर वैल्यूड का मतलब ये चीज ज्यादा वैल्यू पे दिखाई हुई थी, तो जब ओवर वैल्यूड है तो आपको क्या करना है? कम करना है। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनना। ओवर वैल्यूड बाय, यहां पे लिखा होगा बाय ₹1000, तो 1000 से कम कर देना है ना। तो क्या करोगे? कम कर दोगे कितने से? लेकिन अगर लिखा हो बाय 10%, क्या लिखा हो? बाय ओवर वैल्यूड बाय ₹1000 ओवर वैल्यूड बाय 10%। अगर 1000 है तो 1000 से कम कर दोगे, है ना। 1000 से, बाय का मतलब से, कम कर दोगे, हाँ या ना। लेकिन अगर वर्ड लिखा है ओवर वैल्यूड बाय 10%, तो क्या करोगे? मान लो उस असेट की वैल्यू थी मान लो उस असेट की वैल्यू 90,000 थी, तो क्या करेंगे? 90,000 का 10% कम कर देंगे। ओवर वैल्यूड बाय 10%, मान लो 90,000 वैल्यू थी, तो 90,000 का 10% कम कर देंगे, हाँ या ना। हाँ या ना? हाँ या ना? ना। रेड पेन का जब भी ओवर वैल्यूड परसेंटेज में दे रखा हो, इसका मतलब है कि ये जो ओवर वैल्यूड था क्या, तो यहां 90,000 की बजाय 1,10,000 लिख दो, थोड़ा सा तो ज्यादा आसान लगेगा पढ़ना। 1,10,000, ठीक है। तो क्या हुआ? ओवर वैल्यूड बाय परसेंटेज में जब दे रखा होगा तब वहां पे जाके 90% बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं, और जो यहां पे ध्यान से सुन के जाता है उसके मार्क्स मिल जाते हैं, और जो लोग ध्यान से सुन के भूल जाते हैं उनके फिर से कट जाते हैं। ठीक है, अब सुन लो। ओवर वैल्यूड बाय 10%, इसका मीनिंग है कि ये जो वैल्यू दी थी, ये जो वैल्यू हमें पता है, ये 10% ज्यादा पता है, हाँ या ना। यानी ये जो वैल्यू हमें पता है किसी एसेट की, वो कितनी है? वो 10% ज्यादा है। तो अगर उसकी सही वैल्यू पता लगानी है या हमें कम करनी है वैल्यू 10%, तो हमें 10/100 नहीं करना होगा, हाँ 10/110 करना होगा। याद आ गया मुझे। ठीक है, कितना करना होगा? 10/110। ओवर वैल्यूड जब परसेंटेज में दे रखा हो तो 10/100 मत निकालना, ओवर यानी कि 10/110 निकालना। याद रहेगी ये बात? पक्का? इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बेटा, ठीक है। अंडर वैल्यूड, ये कहीं बुक्स बुक में लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको इस तरीके से। फाउंड अंडर वैल्यूड, ये बच्चों की गलतियों से सीखे गए नोट्स हैं। अंडर वैल्यूड बाय, बच्चे जो कॉमन एरर करते हैं इसलिए ये लिखवा रहा हूं कि गलती से पहले ही सिखा दूंगा आपको। अंडर वैल्यूड बाय, इसका मतलब क्या होता है बेटा? कम पाया गया, कम पाया गया। तो कोई चीज अगर कम पाई गई है तो क्या करें? बढ़ा दो। तो अगर लिखा है ओ अंडर वैल्यूड बाय ₹1000, तो क्या करोगे? 1000 से बढ़ा दोगे, हाँ या ना। अब सुनना लास्ट, अंडर वैल्यूड बाय 10% लिखा है और यहां वैल्यू दे रखी है 90,000, तो क्या करूंगा? 10/100 से बढ़ा दूंगा, हाँ या ना। कितना बढ़ा दूंगा? 10/100। जी नहीं, अंडर वैल्यूड में 10/90 से बढ़ाएंगे। आ रही बात समझ? अंडर वैल्यूड यानी ये जो वैल्यू थी ये 10% कम थी, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे? ये 100% वैल्यू थी या 90% वैल्यू थी? तो 90 से डिवाइड करेंगे। आ रही बात समझ? ये वैल्यू क्यों थी? ये वैल्यू जो 1,10,000 थी ये 10% बढ़ी हुई थी, यानी ये 100% वैल्यू के बराबर थी या 110% वैल्यू के बराबर थी? 110, इसलिए इसको 110 से डिवाइड किया। और ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है? 90%, तो इसको कितने से डिवाइड करूंगा? 90 से। ओवर वैल्यूड में बढ़ा के डिवाइड करना, अंडर वैल्यूड में कम करके डिवाइड करना। याद रख पाओगे ये बात? ये नोट्स आप लोग कॉपी कर लो, फिर हम लोग इसके सवाल देखते हैं, ठीक है? ऐसा मैं तो कॉपी तो करो, फिर देखते हैं, ठीक है? कॉपी कर लो।
पर किया क्या बोलते आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सर ये